नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास निशानेबाज पार्ट 6। ऐसा चाहकर देवराज चौहान क्या करना चाहता होगा? वागले बोला। इस बारे में मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता। खुराना ने गंभीरता से सिर हिलाया। परवाह नहीं, डाबर ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खामखा की बातों को सोचकर असल मुद्दे से हटना ठीक नहीं। खुराना, सोने का क्या हुआ? सोने के बारे में कोई खबर नहीं। क्यों? हमारे अधिकतर आदमी देवराज चौहान की तलाश पर लगे हुए हैं, जो कि हमारे लिए सोने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। सोने का नुकसान तो एक बारगी बर्दाश्त किया जा सकता है, परंतु देवराज चौहान का जिंदा रहना हम लोगों के लिए आखिरी नुकसान होगा। वह हमें पूरी तरह तबाह खत्म कर देगा। फिर भी मैंने काफ़ी आदमी सोने की तलाश पर लगा रखे हैं, खुराना ने स्थिर लहजे में कहा। और खेड़ा, कविता देसाई, इनकी भी कोई खबर नहीं है कि यह कहाँ छिपे बैठे हैं। तलाश तो जारी है इनकी, परंतु हमारा खास ध्यान तो देवराज चौहान की तरफ होने के कारण बाकी मामलों की तरफ पूरी तवज्जो नहीं दी जा पा रही है। तो यूँ कहो खुराना कि अभी तक तुमने किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं की। वागले का स्वर कड़वा था। आप जैसा भी समझ ले, खुराना ने बेहद शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान के साथ कौन है? क्या नाम बताया था तुमने? डाबर ने पूछा। शंकर नाग। उसके बारे में मालूम किया जा चुका है। वह मामूली सा चोर है। मामूली सा चोर? देवराज चौहान का साथी? जी हाँ। हैरत की बात है, डाबर ने अपने होठ सिकोड़ कर कहा। आज शंकर नाग नाम के उस चोर का घर तलाश करके वहाँ अपने आदमी जम चुके हैं। मालूम हुआ कि अब तक देवराज चौहान शंकर नाग के साथ वहीं था, परंतु दोपहर बाद वह कहीं गए और उसके बाद नहीं लौटे। हो सकता है वह वहीं लौटे और खत्म हो जाए और सब कुछ हमारे ही हक में हो। डाबर वागले ने जवाब में कुछ नहीं कहा। फिर खुराना कह उठा, मैं बब्बन के बारे में जानना चाहता हूँ। बब्बन की? डाबर की आंखें सिकुड़ी। खुराना के कुछ कहने से पहले ही वागले डाबर से कह उठा। हाँ, दिन में खुराना ने फ़ोन पर बब्बन के बारे में बात की थी। खुराना ने बब्बन को जयंत के घर में पकड़ा और अपने कब्जे में ले लिया था। दोनों में तनातनी हुई होगी, तो बब्बन ने फ़ोन पर इसमें मेरी बात करा दी थी। मैंने खुराना से कह दिया कि वह बब्बन के मामले में दखल ना दे। डाबर ने सिर हिलाकर खुराना को देखा। तो यह बात है? जी हाँ, खुराना गंभीर स्वर में बोला। आज तक कभी मेरे किसी काम में दखल नहीं दिया, यहाँ तक आपने भी नहीं। काम मुझे सौंपा गया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ इस बात का वास्ता किसी को भी नहीं होता। डाबर ने सहमति से सिर हिलाया। लेकिन आज मेरे काम में मुझे कुछ करने से रोका गया। बब्बन के नाम पर खुद वागले साहब ने रोका। वागले और डाबर की निगाहें मिली। खुराना की निगाहें दोनों पर फिर रही थी। बब्बन कौन है? उसे जानना तो दूर, आज तक मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना। ठीक कहते हो, बब्बन का नाम भी तुमने नहीं सुना होगा। जिसका वास्ता हमसे रहा हो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि बब्बन कौन है, जिसके कारण मेरे बढ़ते कदम भी रोक दिए गए। तुम्हें ऐसी कोई बात जानने की ज़रूरत नहीं जिसका तुमसे कोई वास्ता न हो, वागले कह उठा। खुराना ने स्थिर निगाहों से वागले को देखा। लेकिन इस बात से मेरा कोई वास्ता है। बब्बन मेरे रास्ते में आया और फिर आगे भी आ सकता है। तुम्हें इस बारे में हम आदेश दे चुके हैं कि कम से कम तुम्हें बब्बन के रास्ते में नहीं आना है। वागले ने सिर हिलाकर कहा। अगर वह तुम्हारे रास्ते में आए तो तुम्हें हट जाना है। खुराना की आंखों में सुर्खी चमकी और लुप्त हो गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि खुराना को किसी के रास्ते से हटाना आसान नहीं। दिन में भी मैंने आपकी बात मानकर बब्बन को जाने दिया, लेकिन हर बार मैं गलत बात नहीं मान सकता, बेशक उसका आदेश आप ही के द्वारा क्यों न दिया गया हो। सारा अजमेर जानता है कि खुराना अपने आप में क्या है, लेकिन मैं इस तरह बब्बन के सामने दबता रहूं, यह मुझे किसी भी हाल में पसंद नहीं आएगा। तुम कहना क्या चाहते हो खुराना? डाबर की एकाएक निगाह खुराना पर थी। मुझे बब्बन के बारे में बताया जाए कि वह कौन है और इस मामले में उसका क्या दखल है, और अगर ना बताया जाए तो बब्बन के मामले में मुझे दिन की तरह रोका नहीं जाए। खुराना का चेहरा बेहद शांत था। वागले और डाबर की निगाहें मिली। खुराना, हम तुम्हें बब्बन के बारे में नहीं बता सकते, वागले ने कहा। खुराना के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। क्यों? क्योंकि बब्बन से ताल्लुक़ रखती बात हम लीक नहीं कर सकते। अभी इतना ही बता सकते हैं
कि बब्बन इस वक्त हमारे लिए 70 करोड़ का सोना तलाश कर रहा है और देवराज चौहान को शूट करने की फिराक में है। लेकिन वह कौन है? नहीं बताया जा सकता। खुराना के चेहरे पर स्पष्ट हैरत चमकी। खुराना ने डाबर और वागले को देखते हुए अपनी हैरत कुछ कम की। यह अजीब सी बात नहीं है कि मुझसे आप लोग मामूली सी बात छिपा रहे हैं? डाबर उठा और फिर नई सिगरेट सुलगाकर टहलते हुए बोला, सवाल मामूली और बड़ी बात का नहीं है। डाबर ने ठिठक कर उसे देखा। मुद्दा यह है कि हम तुम्हें बब्बन के बारे में बताने की जरूरत नहीं समझते। तुम समझ गए ना खुराना? समझ गया। खुराना सिर हिलाकर खड़ा हो गया। इतना तो समझ गया कि बब्बन आपके लिए बहुत महत्व रखता है, मुझसे भी कहीं ज़्यादा। इतना कि आप उसके बारे में मुझे एक भी शब्द नहीं बताना चाहते। तुम ठीक समझे। खुराना की आंखों में ना दिखने वाले जहरीले भाव छाए रहे। बब्बन का ख्याल छोड़ो और बाकी कामों को पूरा करो जो तुम्हारे हवाले कर रखे हैं। जी। खुराना ने सामान्य भाव में सिर हिलाया। चंद अन्य बातों के पश्चात खुराना बाहर निकला। बाहर आते ही उसका चेहरा भट्टी की तरह सुलग उठा। आंखों में नफरत और क्रोध के अंगारे सुलग रहे थे। डाबर वागले जो भी थे, लेकिन वह खुराना था जिसके नाम पर अजमेर अंडरवर्ल्ड हिल जाता था। बरसों से वहां डाबर वागले के काम मिनटों में हो जाते थे और आज मात्र बब्बन की खातिर, जो कि न जाने कौन था, उसे खरी स्पष्ट और कड़वी बात कहकर चुप करा दिया गया। खुराना के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात कोई दूसरी नहीं थी। बरसों से वफादार रहे खुराना के मन में डाबर और वागले के प्रति तगड़ी दरार और नफरत इतनी गहरी हो गई थी कि खुराना को खुद मालूम नहीं था कि अब वह क्या करेगा। खुराना सुलग रहा था, सुलगे जा रहा था। डाबर वागले के चेहरे उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। पुजारी सिकंदरानाथ का हुलिया देखने वाला था। उसकी धोती कुर्ता, माथे पर चंदन का तिलक और चुटिया सब कुछ गायब हो चुका था और उसकी जगह कीमती पैंट कमीज और पाँव में बढ़िया जूते थे। शेव से चेहरा ऐसा चमक रहा था कि 5 बरस उम्र भी कम लग रही थी। बीड़ी की जगह उंगलियों में फंसी सिगरेट सुलग रही थी। सिकंदरानाथ की तो जैसे काया ही कल्प हो चुकी थी। सिगरेट की कश लेता हुआ सिकंदरानाथ उस छोटे से टूटे फूटे पुराने घटिया से मकान में प्रवेश कर गया जो कि उसके पुजारी दोस्त का था और वहां कोई नहीं रहता था। सिकंदरानाथ ने भीतर प्रवेश किया तो कविता देसाई और शिखा मेहता को बोरियत भरी मुद्रा में बैठे पाया। पल भर ठिठक कर सिकंदरानाथ ने दोनों को देखा, फिर स्टूल खींचकर बैठ गया। कुछ पता चला? शिखा मेहता की निगाहें सिकंदरानाथ पर जा टिकी। नहीं। सिकंदरानाथ का स्वर खींच से भरा हुआ था। कुछ मालूम नहीं हुआ। दाएं बाएं इधर उधर काफी भटका, परंतु इस बात की हवा भी ना पा सका कि सोना किस दिशा की तरफ है। तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं हो सिकंदरानाथ, शिखा ने तीखे स्वर में कहा। सिकंदरानाथ ने सख्त निगाहों से शिखा को देखा। सोना क्या बस स्टैंड के चौराहे पर पड़ा है जो आकर तुम्हें बता दूं? जो तुम हमारी आंखों के सामने चुपके से बंद वैन में से सोना निकाल कर ले गया है, उसके बारे में जानना आसान है क्या? शिखा मेहता मुंह बनाकर रह गई। सोने का पता तो पता चलते चलते ही चलेगा, सिकंदरानाथ सड़े स्वर में कह उठा। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं सोना खिसकाने वाला सोने के साथ अजमेर से न खिसक जाए। तुम क्यों चिंता कर रहे हो सिकंदरानाथ? शिखा ने जहरीले स्वर में कहा। क्यों न हो, आखिर 70 करोड़ का सोना। इस बात की चिंता तुम हम पर छोड़ दो सिकंदरानाथ, शिखा पूर्वता स्वर में कह उठी। सिकंदरानाथ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर होठ बंद कर दिए। कह दो पुजारी महाराज जी। शिखा मेहता का स्वर कड़वा ही था। फिर वह कविता देसाई से कह उठी, देख ले अपने पुजारी को, क्या स्मार्ट लग रहा है। कविता देसाई ने शिखा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह तीखी बातें करने से तुम्हें सोना तो हासिल होने से रहा, सिकंदरानाथ ने कड़वे स्वर में कहा। बेहतर होगा कि सोना तलाश करो और ढूंढो, मालूम करो कि कौन ले उड़ा है। वह तो मालूम करना ही पड़ेगा। शिखा मेहता एकाएक गंभीर सी नजर आने लगी। तभी कविता देसाई दोनों को देखकर दृढ़ स्वर में कह उठी, सोना तलाश करने के लिए अब मुझे भी बाहर निकलना पड़ेगा। तुम? शिखा मेहता के होठों से निकला। हाँ, यह भूल मत करना, अभी तुम यहीं छिपी रहो, शिखा मेहता ने बेचैनी से कहा। डाबर वागले के आदमी तुम्हें कुत्तों की तरह सारे शहर में तलाश कर रहे होंगे। तुम जो भी हो, मैं सोना हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कविता देसाई का चेहरा कठोर हो गया। पुलिस को भी तुम्हारी तलाश होगी। परवाह नहीं,
शिखा के चेहरे पर ढेर सारी व्याकुलता आकर ठहर गई। मैंने पंचम खेड़ा से बात की थी कि हम लोग मिलकर सोना तलाश करते हैं, परंतु खेड़ा नहीं माना। वह मेरी जान लेने को कहने लगा। यानी कि इस मामले में खेड़ा से किसी प्रकार की आशा करना बेकार है। जो करना होगा हमें ही करना होगा और खेड़ा की निगाहों से बचकर भी रहना होगा। खेड़ा, पुलिस, डाबर, वागले, किस किस से बचते रहेंगे हम? देवराज चौहान को तुम भूल रही हो शिखा। यह तो अच्छा हुआ कि देवराज चौहान जगमोहन को डाबर वागले की कैद से छुड़ाने में व्यस्त हो गया, नहीं तो हालातों का नक्शा ही कुछ और होता। देवराज चौहान ने डाबर वागले को बहुत तगड़ी चोट दी है। वह उनके साम्राज्य की जड़ें धीरे धीरे इस तरह काटता जा रहा है कि डाबर वागले सिवाय देखने के और कुछ नहीं कर सकते। देवराज चौहान जो कर रहा है वह हर तरह हमारे हक में ही है, कविता देसाई ने गंभीर स्वर में कहा। एक तो इस तरह डाबर वागले का ध्यान हमारी तरफ से हट जाएगा, दूसरे अगर डाबर वागले गए तो हमारी जान पर पड़ा खतरा खत्म हो जाएगा। देवराज चौहान से हमें खतरा अवश्य है, परंतु इतना नहीं कि जितना डाबर वागले से, क्योंकि डाबर वागले के कुत्ते तो 24 घंटे शहर में फैले रहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? शिखा बोली। देवराज चौहान डाबर वागले को बर्बाद कर देगा? अगर कोई अड़चन नहीं आई तो देवराज चौहान डाबर वागले को खत्म भी कर देगा, कविता देसाई के शब्दों को चबाकर बोली। देवराज चौहान से छोटी सी टक्कर मेरी हो चुकी है और उस चक्कर में मैं यह महसूस कर चुकी हूँ कि देवराज चौहान को पार पाना आसान काम नहीं है। कई पलों तक कोई कुछ न बोला। खामोशी को सिकंदरानाथ ने भंग किया। मेरे ख्याल में सोने की बात की जाए, 70 करोड़ के सोने की। मैं तलाश करूंगी सोना, कहीं ना कहीं से तो उसे ढूंढ ही निकालूंगी, कविता देसाई ने कहा। मैंने तुम्हें कहा है कि तुमने जो कहा है मैं सुन चुकी हूँ, कविता देसाई ने शिखा मेहता को देखा। लेकिन बिना मूव किए 70 करोड़ का सोना हासिल भी तो नहीं किया जा सकता। हम में से सोना कौन तलाश करेगा? बाहर तुम्हारी और मेरी तलाश चोरों पर है और इस सिकंदरानाथ की भी तलाश है पुलिस को और दूसरों को। परंतु सिकंदरानाथ ने अपना वेश बदलकर उन लोगों की निगाहों से खुद को बचा तो लिया, परंतु सोना ढूंढ पाने की काबिलियत इसके पास नहीं है। शिखा मेहता की निगाहें कविता देसाई पर टिकी रही। इसलिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा सोने को तलाश करने के लिए। बाहर जिंदा रही तो तभी सोना ढूंढ पाओगी, कविता देसाई हंसी, खतरनाक जहरीली मौत से भरी हंसी। मौत का डर दिखा रही हो मुझे तुम? शिखा मेहता खामोश रही। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि मुझे डरना नहीं आता, कविता देसाई ने क्रूर स्वर में कहा। मत भूलो वह मैं ही थी, डाबर वागले के जुआ घर से 70 करोड़ का सोना ले भागी थी, जबकि वहां देवराज चौहान, खेड़ा और मजूमदार जैसे लोग थे। डाबर वागले के आदमी थे। कोई भी मुझे गोली से उड़ा सकता था, परंतु ऐसा कोई भी नहीं कर सका, बल्कि देवराज चौहान ही मेरी वैन के नीचे कुचलता कुचलता बचा। तब तुम्हें मालूम नहीं था कि वह देवराज चौहान है। तुम उसे टक्कर, हाँ, मेरी निगाहों में वह ठक्कर बाबा था तब, कविता देसाई ने उसकी बात काटकर कहा। बहरहाल जो भी हो, सोने की लूट में शामिल था, खतरनाक आदमी तो था ही। कहते हुए कविता देसाई के दांत भिजते चले गए। वह 70 करोड़ का सोना मैं हासिल कर चुकी थी, वह मेरा हो गया था। अगर चंद रोज इसी तरह बीत जाते तो, परंतु यह बात मेरी समझ से बाहर रही कि उन सबको मेरे रहने के ठिकाने का पता कैसे चल गया। वह लोग ठीक मौके पर अचानक ही वहां कैसे पहुंच गए? शिखा मेहता ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात है कि मंदिर में छिपी मुझे सबने ही ढूंढ निकाला। क्यों शिखा, है ना हैरानी की बात? होगी, शिखा मेहता ने लापरवाही से कहा। मैं इस मामले में अपना सिर नहीं खपाना चाहती, कविता देसाई ने शिखा मेहता को घूरा। कहीं तुम्हारे मुंह से तो उस मंदिर के बारे में नहीं निकला था? मेरे मुंह से क्यों निकलने लगा? एकाएक शिखा मेहता ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे यकीन भी होता या शक भी होता तो उस स्थिति में भी मैं इस बात का किसी से जिक्र नहीं करती, बल्कि मैं खुद अकेले वहां पहुंचती ताकि तुम्हें गोली से उड़ाकर उस सारे सोने को अपना बना सकूं। और इसी कोशिश में तुम वहां पहुंची भी थी, कविता देसाई ने जहरीले स्वर में कहा। हाँ, शिखा मेहता ने उसकी आंखों में झांका। उन अन्य लोगों ने वहां पहुंचकर सारी गड़बड़ कर दी, कविता देसाई क्रूरता भरे स्वर में कुछ कहने लगी कि सिकंदरानाथ ने टोका। यह तुम दोनों क्या आपस में लग गई हो? पहले की बात और थी, जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग आपस में बराबर के हिस्सेदार हैं।
सोना मिलने पर बराबर बराबर हिस्से होना है। ऐसे मौके पर तुम लोगों का बेकार की बहस में पड़ना ठीक नहीं है। सोने को ढूंढो कि उसे कौन ले भागा है। कविता देसाई के होठ भींचकर रह गए। शिखा मेहता जहरीली निगाहों से कविता देसाई को देख रही थी। सिकंदरानाथ उन दोनों के बीच पैदा हुए तनाव को महसूस कर रहा था। तुम, सिकंदरानाथ ने कविता देसाई से कहा, सोना तलाश करने के लिए बाहर जाना चाहती हो तो बेशक जाओ। मेरे ख्याल में तुम्हारा ऐसा करना ठीक भी है, क्योंकि हमने सोना पाना है। लेकिन अपना ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि डाबर वागले या खेड़ा की गोली तुम्हारा काम ही खत्म कर दे। कविता देसाई ने सख्त निगाहों से सिकंदरानाथ को देखा। तभी शिखा मेहता बोल पड़ी, मैं भी सोना तलाश करूंगी। इस तरह मेरे बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे को भी खतरा है। सिकंदरानाथ ने उसे देखा। तो तुम क्या समझते हो सिकंदरानाथ, 70 करोड़ बिना खतरे के यूं ही हाथ आ जाएगा? तो मैं क्या करूंगा? सिकंदरानाथ ने पूछा। तुम यहीं रहोगे। सिकंदरानाथ पर निगाहें टिकाकर कविता देसाई बोली, यहाँ किसी एक का रहना बहुत जरूरी है, ताकि जो दो बाहर हों उनके मैसेज लेकर तुम एक दूसरे को देते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत होने पर वक्त पर सहायता न मिल सके और सोना हाथ से निकल जाए। कविता ठीक कहती है। शिखा मेहता ने फौरन सिर हिलाया। सिकंदरानाथ तो खुद चाहता था कि वह फील्ड में ना जाए। उसे डर था कि अगर कहीं वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस उसका पुराना बही खाता भी खोल लेगी। दिल्ली से वह पुलिस वालों को अन्यों को गोली से उड़ाकर भागा था और पुष्कर रोड पर स्थित मंदिर में आकर पुजारी बन बैठा था। इसलिए वह दिल से यही चाहता था कि वह फ्रेम में ना आए और कविता शिखा ही आगे रहें। खेड़ा तो घायल है, वह इस मामले में खास कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस समय हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है कि हम थोड़ी सी तलाश के पश्चात 70 करोड़ के सोने को हासिल कर सकते हैं। भूल है तुम्हारी, शिखा मेहता कहते हुए उठ खड़ी हुई। कविता देसाई ने प्रश्न भरी निगाहों से शिखा मेहता को देखा। खेड़ा की दोनों टांगे भी कट जाएं तो वह नकारा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अर्जुन नाथ जैसा शानदार आदमी है जो हर वह काम करने की काबिलियत रखता है जो खेड़ा के हक में हो। और इस समय भी अर्जुन नाथ ने खेड़ा के सारे मामलों को संभाल लिया होगा। वह खेड़ा को किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ने देगा। बेशक सामने डाबर वागले या देवराज चौहान ही क्यों ना हो, अर्जुन नाथ जैसा वफादार तो डाबर वागले का चीफ खूंखार कमांडो खुराना भी नहीं होगा। कविता ने होठ सिकोड़कर सिर हिलाया। शायद तुम ठीक कहती हो, अर्जुन नाथ किसी भी हाल में खुराना से कम नहीं है। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अजमेर में हो और डाबर वागले, खुराना, देवराज चौहान और खेड़ा जैसे खतरनाक लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं और वह कभी भी तुम्हें देखते ही चट कर सकते हैं। कविता देसाई के होठों पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। मुझे डर नहीं लगता, कविता देसाई ने छोटा सा जवाब दिया। कविता देसाई बेहद सतर्क थी। उसकी पैनी खतरनाक भावों से भरी निगाहें हर तरफ घूम रही थी। इस समय वह भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रही थी। शाम हो चुकी थी। हर तरफ लाइटें रोशन होती जा रही थी। बदन पर कमीज सलवार थी और किसी शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती लग रही थी वह, और कपड़ों में छिपा रखे रिवॉल्वर की रगड़ उसके नाजुक कोमल जिस्म से बराबर हो रही थी। कविता देसाई इस समय डाबर वागले के खास आदमी से मिलने जा रही थी, जिसे कि इस बात का बराबर ज्ञान रहता था कि किस मामले में डाबर वागले क्या कर रहे हैं। डाबर वागले का वह खास आदमी उसका भी खास ही था। कविता देसाई उससे जानना चाहती थी कि डाबर वागले 70 करोड़ के सोने को लेकर क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं और किस हद तक उन्होंने कैसे कोई सफलता हासिल की है। उससे यह जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कविता देसाई अपना कोई कदम निर्धारित करना चाहती थी। तभी कविता देसाई को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ होती जा रही है, और यह एहसास उसी मात्र पिछले 5 मिनट से होने लगा था। कविता देसाई ठिठकी और पल भर में ही उसकी निगाह पास दूर हर तरफ फिर गई। फिर उसके होठ भिंचते चले गए, आंखों में कठोरता नाच उठी। खतरनाक से नजर आने वाले वह 3 आदमी थे जो उस पर निगाह रखे दाएं बाएं फैले बराबर फासला रखे जैसे उसके साथ ही चल रहे थे, और इसमें भी कोई शक नहीं था कि वह हथियार बंद थे। कई पलों तक कविता देसाई की निगाहें उन तीनों से टकराती रही। सिर पर मंडराते खतरे को वह पूरी तरह महसूस कर चुकी थी। उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसके आसपास से लोग बराबर गुजर रहे थे।
कविता देसाई इस वक्त सिर्फ यह सोच रही थी कि यह लोग किसके आदमी हैं। देवराज चौहान का तो आदमी रखने का शौक नहीं था, वह अपने आप में ही वन मैन आर्मी था। यह आदमी डाबर वागले या खेड़ा के हो सकते हैं जो उसे घेर चुके हैं। कविता देसाई का ख्याल था कि यह तीनों डाबर वागले के आदमी हैं। एकाएक कविता देसाई सतर्क हो गई। वह तीनों उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। कविता देसाई ने फौरन दाएं बाएं देखा। भीड़ काफी थी, लोग आ जा रहे थे। ऐसे में गोलियां चलना या चलाना ठीक नहीं था, परंतु उसे चलाना जरूरी भी लग रहा था। एकाएक कविता देसाई पलटी और लगभग भागने से अंदाज में आगे बढ़ी। 2 पल बाद उसने पलटकर पीछे देखा। वह तीनों इकट्ठे होकर उसके पीछे आ रहे थे और उनके चेहरों से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि उनका इरादा उसे छोड़ने का तो बिल्कुल भी नहीं था। और कविता देसाई किसी भी कीमत पर उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी। सरेआम भीड़ वाले इलाके में उन पर गोली चलाना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता था। भीड़ में उसका ध्यान बंट सकता था और वह लोग उसे गोली से उड़ा सकते थे। उन्हें ऐसा करने का बेहद आसान मौका हासिल हो जाता। कविता देसाई एक थी और वह 3। उन्हें अलग करके शूट किया जाए तो वह खुद को आसानी से बचा सकती थी। इस सोच के साथ ही कविता देसाई ने तेज चलना छोड़कर एकाएक गोली की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। कविता देसाई को भागते देखकर वह तीनों भी उसके पीछे भागे। बचे ना, एक चिल्लाया, इसे पकड़ना जरूरी है। भागते हुए वह एक दूसरे को निर्देश दे रहे थे और कविता देसाई ने तो जैसे कसम खा ली थी कि अब रुकना नहीं है। दौड़ते दौड़ते कविता देसाई ने अंधेरे से भरी गुम गली में प्रवेश किया और चंद कदम भीतर जाकर दीवार से टेक लगाकर अंधेरे का हिस्सा बनकर खड़ी हो गई। उखड़ी उठती बैठती सांसों को वह संयंत्र करने लगी। लगातार तेज दौड़ के कारण उसका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। सांसें भी वह मुंह खोले ले रही थी। साथ ही उसकी निगाहें आसपास घूम रही थी। 10 फीट चौड़ी और 60-70 फीट लंबी यह गली थी जिसके दोनों ओर मकान बने हुए थे और यह मकानों का पिछला हिस्सा था। गली में कहीं कहीं कूड़े के ढेर भी मौजूद थे। स्मेल फैली हुई थी। आधा मिनट बीता होगा कि गली के मोड़ पर 2 जोड़ी कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अंधेरे में डूबे 2 साए गली के मुहाने पर नजर आए, जिनके हाथों में थमी रिवॉल्वरों का भी एहसास मिल रहा था। कविता देसाई की आंखें खतरनाक भावों से चमक उठी। वह अंधेरे में दीवार के साथ इस तरह चिपकी हुई थी कि अंधेरे का ही हिस्सा लग रही थी। कोई पास आ जाए तो तब भी उसे उसके वहां खड़े होने का एहसास न हो सके। चमकपूर्ण निगाहों से दोनों को देखते हुए कविता देसाई ने अपनी दाईं बाह कोहनी तक हिलाई और कपड़ों में छिपा रखे रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। रिवॉल्वर हाथ में आते ही कविता देसाई जैसे डायन लगने लगी थी। यहाँ तो नहीं है। कविता देसाई के कानों में उन दोनों की आवाज पड़ी। यही है, गली में। मैंने गली में प्रवेश करते देखा है उसे। इतनी जल्दी वह गली पार नहीं कर सकती। फिर यह क्यों बोला तूने गली देख ली जो उसके न होने के बारे में कह रहा है। स्वर कड़वा था। इस बार पहले वाले ने कुछ नहीं कहा। चल, लेकिन संभल कर, वह बड़ी गंदी चीज है, हमें शूट भी कर सकती है। उसके पास रिवॉल्वर है तो वह भागी क्यों थी? बाजार में भी हमें शूट करने की चेष्टा कर सकती थी। रिवॉल्वर तो उसके पास हर हाल में है। बाजार में उसने शूट क्यों नहीं किया, क्यों भागी, यह उससे बाद में पूछ लेना। लेकिन अब गली में चल और यह सोचकर चल कि वह रिवॉल्वर पकड़े हम दोनों को निशाने पर रखे हुए है। वह इतनी है ही नहीं जितना कि तुम कह रहे हो। साली की क्या फिगर थी, जब वह दौड़ी तो मैंने देखा था। फिगर तो वह तेरे को अपनी ऐसी दिखाएगी कि तू ढूंढता ही रह जाएगा। ढूंढता ही रह जाएगा? क्या क्या ढूंढता रह जाऊंगा? उसने हैरानी से पूछा। यह भी वह बताएगी। कविता देसाई? हाँ, जिसकी फिगर की तू तारीफ कर रहा है, सब समझा देगी तुझे। गली में तो चल। दोनों रिवॉल्वर थामे गली में प्रवेश कर गए, सावधान और सतर्क। नहीं है वह गली में, पक्का कह रहा हूं मैं, शर्त लगा ले। वह गली में ही है। नहीं है तो समझ ले गली के किसी घर में प्रवेश कर गई है। लेकिन इतने कम समय में वह गली में प्रवेश करके दूसरी तरफ से बाहर निकल कर नहीं जा सकती। वह दौड़ रही थी, हवा में तो नहीं उड़ रही थी। सावधानी से वह रिवॉल्वर थामे कदम फूंक फूंक कर आंखें फाड़े आगे बढ़ रहे थे। अंधेरे से भरी उस गली में वह कविता देसाई को ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे घास में से सुई। कविता देसाई की खतरनाक निगाह उन दोनों पर टिकी थी जो गली में धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे थे। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी
और नाल का रुख उन दोनों की तरफ। गोली कभी भी चल सकती थी। धीरे धीरे वह बेहद करीब आ गए। कविता देसाई दीवार के साथ जहाँ चिपकी हुई थी वहाँ से वो 2 ही कदम पीछे रह गए थे। कविता देसाई ने अपनी सांसों को भी रोक लिया था। वह समीप आते जा रहे थे। कविता देसाई जैसे दीवार का हिस्सा बन गई थी। फिर वह दोनों कविता देसाई के सामने से होकर गली में से गुजरे, परंतु कविता देसाई के दीवार के साथ चिपके होने का एहसास भी ना पा सके। रिवॉल्वर थामे वह दोनों कविता देसाई को पार करते चले गए। कविता देसाई की निगाहें उन दोनों पर ही टिकी थी। खतरा टल गया था, परंतु इसी खतरे ने दोबारा उसके सिर पर आ जाना था और कोई जरूरी भी नहीं कि इस बार की तरह वह फिर बच जाए। एक चक्कर में उसके गली में न मिलने पर इन दोनों ने दोबारा पलटकर गली चेक करनी थी और तब आमना सामना होने के पूरे चांस थे। कविता देसाई के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वह भागकर गली से बाहर निकल जाती। ऐसा करने पर उसकी गली के बाहर निकलने से पहले ही उन दोनों ने पलटकर उसे शूट कर देना था, क्योंकि भागना शुरू करते ही दौड़ने की आहट उनके कानों में पड़ जानी थी। अब कविता देसाई के पास मात्र एक ही रास्ता बचा था कि इन दोनों को शूट कर दे, ताकि उसे यह लोग न मार सके या उसके पीछे न लगे रहें। इनका तीसरा साथी कहाँ था? कविता देसाई ने सोचने की चेष्टा ही नहीं की, सिवाय इसके कि दौड़ में पिछड़कर वह कहीं अटक गया होगा। कविता देसाई ने रिवॉल्वर सीधी की। आंखों में शैतानी भाव नाचे, चेहरा बेहद कुरूप हो उठा। दोबारा उसने ट्रिगर दबाया। कानों को फाड़ देने वाले धमाके उस गली में गूंजे। एक की गर्दन में गोली लगी, दूसरा आवाज सुनकर फुर्ती से घूमा तो दूसरी गोली ठीक उसकी छाती में जा लगी थी। अब उनके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कविता देसाई अपनी जगह से हिली और रफ्तार के साथ गली के दूसरी तरफ भाग निकली। चंद ही सेकंडों में लोगों ने घरों से बाहर निकलकर गली में इकट्ठे हो जाना था। ऐसी सूरत में उसका वहां पाया जाना खतरनाक था। उसके दौड़ने पर सैंडलों की ठक ठक उस मौत से भरे वातावरण में गूंज रही थी। यह सब होना और ऐसा करना कविता देसाई के लिए कोई नया नहीं था। मौत से भरे ऐसे खेल जाने उसने कितनी बार खेले थे। वह गली से बाहर निकली। इससे पहले कि वह कुछ समझती, जूते की ठोकर उसके रिवॉल्वर वाली कलाई पर पड़ी। रिवॉल्वर उसके हाथ से तीव्र झटके के साथ निकली और जमीन पर रगड़ खाती हुई 10-12 फीट दूर नजर आ रही सड़क पर जा रुकी। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि कविता देसाई के होठों से पीड़ा भरी दबी दबी चीख निकल गई थी और उसके बाद भी कविता देसाई जैसी शय को संभलने का मौका नहीं मिला। वह कुछ कर पाती, उससे पहले ही उसकी गर्दन पर हाथ का तगड़ा वार हुआ। कविता देसाई की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। धीरे धीरे उसके घुटने मुड़ने लगे, परंतु गिरने से पहले ही उस पर वार करने वाले ने उसे संभाला और उठाकर कंधे पर डालने के पश्चात तेजी से आगे बढ़ गया। कविता देसाई बेहोश हो चुकी थी और उस पर वार करने वाला बेहोश करके कंधे पर डालकर ले जाने वाला उन दोनों का तीसरा साथी था, जो कविता देसाई को नजर नहीं आया था कि वह कहाँ है। कविता देसाई ने उसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं था, परंतु इतना तो स्पष्ट था कि अगर कविता देसाई को संभलने का मौका मिल जाता तो उस पर कोई वार सफल नहीं होना था। कविता देसाई के होठों से कराह निकली। अंधेरे की गहराइयों में डूबी उसकी चेतना वापस लौटने लगी। सिर के फटने का एहसास उसे होने लगा। आंखें खुलने से पहले ही कविता देसाई का हाथ उसकी कनपट्टी पर पहुंच गया। यहाँ पर सुर्ख सोजिश पैदा हो चुकी थी और पीड़ा का एहसास भी हो रहा था। पल में ही बीती घटनाएं उसके जहन में दौड़ गई। आंखों को मिचमिचाकर धीरे धीरे उन्हें खोला तो खुद को सजे सजाए कमरे में पाया। तीव्र रोशनी से कमरा जगमगा रहा था और पिलो वॉल डबल बेड पर वह थी। फर्श पर भी कालीन बिछा नजर आ रहा था। कविता देसाई फौरन उठ खड़ी हुई और उसकी निगाहें कमरे में चारों तरफ दौड़ती चली गई। वहां 4 आदमी थे। चारों तरफ खतरनाक दादे ही नजर आ रहे थे। कविता देसाई की कठोर निगाह उन चारों पर जा अटकी। कौन हो तुम लोग? कविता देसाई ने भिजे दांतों से पूछा। किसी ने जवाब नहीं दिया। कविता देसाई ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा और हिसाब लगाया कि उसके बेहोश होने और होश में आने के बीच 2 घंटे का समय लगा था। मेम साहब को पानी दो। कविता देसाई की निगाह उस पर जा अटकी। उसका स्वर उसने तब सुना था जब वह बाजार में उन तीनों बदमाशों को देखकर भागी थी। आवाज से उसने बस तीसरे व्यक्ति को पहचाना और यह बात भी समझने में देर न लगी कि उसे बेहोश करने वाला वह तीसरा ही रहा होगा जिसके प्रति वह लापरवाह हो गई थी। एक ने कविता देसाई को पानी का गिलास दिया।
कविता देसाई ने पानी पिया। तुमने मुझे बेहोश किया और? हाँ, उस व्यक्ति ने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा। खुशकिस्मत हो कि अभी तक जिंदा हो। तुमने मेरे खास 2 साथियों को शूट किया है। दिल तो चाहा कि सारी गोलियां तुम्हारे शरीर में उतार दूं। तो फिर उतारी क्यों नहीं? कविता देसाई ने उसे घूरा। तुम्हारी जान लेने का ऑर्डर नहीं था, वरना तुम्हें तो उसी वक्त शूट कर देना था जब तुमने भागना शुरू किया था। किसके आदमी हो तुम? मुझे जिंदा रखने का ऑर्डर किसने दिया तुम्हें? कहने के साथ ही कविता देसाई बेड से उतरी। उसी पल उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। बैठ जाओ, वह दांत भींचकर खतरनाक स्वर में गुर्राया। क्या? बेड पर बैठ जाओ। उसका खतरनाक रुख देखकर कविता देसाई बेड पर जा बैठी। हिलना मत, कोई शरारत मत करना, उठना नहीं। यह ठीक है कि तुम्हारी जान लेने का ऑर्डर हमें नहीं दिया गया, परंतु तुम्हें अभी भी शूट करने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी। हमें ऑर्डर नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने अमृत पी लिया हो, उसने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। जिस मामूली अंदाज में तुमने मेरे दोनों साथियों को उड़ा दिया वह मैं नहीं भूल सकता, और कोई चालाकी करके मुझे याद मत दिलाना उन दोनों की मौतें। हवा का रुख देखकर कविता देसाई शांति से बैठी रही। तुम होश हवास में और पूरी तरह ठीक हो बात करने के लिए, उसने पीछे दांतों से कहा। हाँ, कविता देसाई ने शांत लहजे में कहा। उठो। कविता देसाई खड़ी हो गई। तुम्हारे पास कोई हथियार? नहीं, मेरी तलाशी ले सकते हो। तलाशी मैंने ले ली है, फिर भी पूछना जरूरी समझा, क्योंकि एक आध जगह मैंने बिना तलाशी के ही छोड़ दी थी। कविता देसाई का चेहरा धधक कर लाल सुर्ख हो उठा। बोली कुछ नहीं। चलो। वह चारों कविता को उस कमरे से लेकर बाहर निकले। राहदारी में चलकर 2-3 कमरे पार करके वह लोग क्षण भर के लिए एक कमरे के बंद दरवाजे के पास ठिठके। उसके बाद 3 तो बाहर ही रह गए और चौथा कविता देसाई को रिवॉल्वर के साए में दरवाजा खोलने के पश्चात भीतर प्रवेश कर गया। खेड़ा पर निगाह पड़ते ही कविता देसाई के कदम जड़ होकर रह गए। मस्तिष्क में आंधी सी उठी, जिस पर उसने बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया। तो यह लोग खेड़ा के आदमी हैं। मन ही मन उसे यह महसूस करने में देर न लगी कि वह पूरी तरह फंस चुकी है। अब उसकी जान सलामती की कोई गारंटी नहीं। वैसे कविता देसाई का ख्याल था कि वह इस समय डाबर वागले के कब्जे में आ चुकी है, और उसका यह ख्याल सरासर गलत निकला था। कविता देसाई ने खेड़ा का निरीक्षण किया और पाया कि वह ठीक ठाक घायल है, परंतु इतना भी नहीं कि उठकर चल फिर न सके। स्टूल पर शांत मुद्रा में नर्स बैठी थी, जिसे कि सिवाय अपने काम के और किसी बात का वास्ता मतलब नहीं था। मिनट भर पहले ही वह खेड़ा को दवा देकर हटी थी। पंचम खेड़ा की निगाह अपने आदमी पर जा टिकी। इसकी तलाशी ले ली? खेड़ा ने पूछा। जी हाँ, अब यह बिना हथियार के है। खेड़ा ने अधलेटी मुद्रा में सिर हिलाया। ठीक है, तुम मेरे पास सिर के करीब आकर खड़े हो जाओ, और तुम्हें इस बात की पूरी इजाजत है कि अगर यह जरा भी गलत हरकत करने की चेष्टा करे तो इसे फौरन शूट कर दो। जी। कहने के साथ ही वह खेड़ा के सिर की तरफ खड़ा हो गया। कविता देसाई खेड़ा से बेड से 4 फीट दूर बाईं तरफ खड़ी थी। पंचम खेड़ा कविता देसाई को देखकर मुस्कुराया। कैसी हो? ठीक हूँ। सोना कहाँ रख छोड़ा है? वह जगह हमें भी बता दो, खेड़ा ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा। सोना मेरे पास नहीं है, कविता देसाई ने स्पाट स्वर में कहा। मालूम है मुझे, सिर हिलाकर खेड़ा ने कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। और मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि सोना वैन से कौन ले उड़ा है। कविता देसाई आंखें सिकोड़कर खेड़ा को देखने लगी। अगर तुम मुझे अपने सामने देखना चाहते थे तो यह मौका मैंने तुम्हें दिया ही था। वह कैसे? जब मैंने फोन करके तुम्हें कहा था कि हम दोनों मिलकर सोना तलाश करते हैं, तब तुम मेरी बात पर सहमति जताकर मुझे अपने सामने खड़ा देख सकते थे। कविता देसाई ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, लेकिन तब मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। कैसा प्रोग्राम? तुम्हें सामने देखने का। कविता देसाई ने पंचम खेड़ा को गहरी निगाहों से देखा। तुमने यह तो मालूम कर लिया होगा कि मैंने तुम पर गोलियां नहीं चलाई। हाँ, यह काम देवराज चौहान ने किया था। तो फिर मुझे सामने देखने का प्रोग्राम कैसे बन गया? कविता देसाई खेड़ा को देखे जा रही थी। पंचम खेड़ा ने कविता देसाई की आंखों में झांका। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सिर्फ इसी कारण मुझे यहाँ लाया गया है? हाँ, तुम्हारी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, निश्चिंत रहो। ऐसा है तो इस रिवॉल्वर वाले आदमी को यहाँ से चलता करो।
मैंने कहा है तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, यह तो नहीं कहा कि मेरी जान को खतरा नहीं है। तुम्हारी जान को किससे खतरा हो गया? तुमसे। तुम मेरे सामने हो, तुम क्या हो मैं वाकिफ हूँ, और इस समय बेड पर घायल पड़ा हूँ। तुम मेरी गर्दन भी दबा दो तो शायद मैं बचाव न कर सकूं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करने लगी? यह तुम्हारा ठिकाना है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। दिमाग खराब होते देर नहीं लगती, और जब मैं ही मर जाऊंगा तो फिर किसे परवाह है कि मेरी जान लेकर तुम इस ठिकाने से जिंदा निकलो या मुर्दा, कहकर खेड़ा सरल अंदाज में हंसा। कविता देसाई खेड़ा को विचारपूर्ण निगाहों से देखती रही। खेड़ा ने खुद ही और आरामदेह टेक लगाई और अपने पास खड़े आदमी से बोलवा, रिवॉल्वर मुझे दो और इसे बैठने के लिए कुर्सी ला दो। अगले ही पल रिवॉल्वर खेड़ा की उंगलियों में आ फंसी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।